नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करूंगा साप्ताहिक खबरों की और लंबे समय बाद आज मैं स्वयं इन खबरों पर चर्चा कर रहा हूं। 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2024 तक की ये खबरें हैं, जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी के विभिन्न समाचार पत्रों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाशित किया है। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक स्पेशल डिवाइस की, जिसे 2017 में बनाया गया लेकिन फिर से चर्चाओं में है अमेरिका और उसके आसपास के देशों में। अमेरिका में 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण कुछ राज्यों में दिखाई देगा और नॉर्मल व्यक्ति चश्मे और अन्य उपकरणों के माध्यम से इस सूर्य ग्रहण को देखेंगे, लेकिन ब्लाइंड भी सूर्य ग्रहण का अनुभव इस डिवाइस के माध्यम से कर सकेंगे। और डिवाइस का नाम है लाइट साउंड डिवाइस और इसे स्पेशली ब्लाइंड के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने डोनेशन में देने के लिए तैयार 2017 में किया गया था। 2017 में चिली और अर्जेंटीना, जो कि लैटिन अमेरिका के देश हैं, इन देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था और सूर्य ग्रहण से पूर्व एक डिवाइस ब्लाइंड के लिए तैयार की गई थी और पहली बार ब्लाइंड ने सूर्य ग्रहण की स्थिति के विषय में जाना, उसका अनुभव किया, आभास किया। 20 डिवाइस अब तक चिली और अर्जेंटीना के ब्लाइंड के पास भिजवाई गई है। 2019 में इस डिवाइस पर आगे और भी काम हुआ और नए फीचर्स जोड़े गए, इसे एक्सेसिबल बनाया गया था। फिर कोरोना काल में भी इस पर काम हुआ। 2019 में जब अमेरिका के कुछ राज्यों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया तो उस समय भी इस डिवाइस को काम में लिया गया था। खास बात यह है कि इस डिवाइस की टीम ने ब्लाइंड को निःशुल्क देने के लिए ये बनाया गया है। हमारे यहाँ भी सूर्य ग्रहण होता है तो डोनेशन देते हैं, दान करते हैं लोग। तो सूर्य ग्रहण के समय दान करने के लिए इस डिवाइस को तैयार वहाँ के शोधार्थियों ने किया है और इस टीम का हिस्सा एक दृष्टिबाधित भी है, जो कि खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्र उनका विषय था। उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, इस डिवाइस की सराहना की है, जिसका संबंधित व्यक्ति का नाम है वांडा डाइज मर्चेड। इन्होंने कहा है कि आकाश में जिस प्रकार से नॉर्मल व्यक्ति वहाँ की उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, ब्लाइंड के लिए भी ये डिवाइस उपयोगी साबित आगे चलकर होगी और आकाशीय गतिविधियों के विषय में भी ब्लाइंड लोग अनुभव कर सकेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से काफ़ी स्थिति को समझने में कामयाब रहेंगे। ये टीम का हिस्सा रहे, वांडा डाइज ने कहा है। इसके अलावा अमेरिका के 50% राज्यों में यह डिवाइस भेजी जा चुकी है। अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं, मैक्सिको, कनाडा और कुछ लैटिन अमेरिका के देश, उनमें भी डिवाइस को भेजा गया है। 750 डिवाइस को भेजने का तय संबंधित टीम ने किया है और इस डिवाइस को खरीदने के लिए 2500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। खबर के अनुसार परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि काफ़ी लोकप्रिय और पुराना स्कूल है, ये 1860 का है, इसमें भी डिवाइस को भेजा गया है और परकिंस स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसकी वेबसाइट पर जूम के माध्यम से लाइव सोनोफाइव इसको किया जाएगा। सूर्य ग्रहण के विषय में बताया जाएगा, डिवाइस के विषय में बताया जाएगा। तो
इस तरह की ये डिवाइस तैयार की गई है। जहाँ तक किस तरह काम करती है उसके बारे में भी खबरों में बताया गया है। सूर्य ग्रहण होगा उस समय डिवाइस सूर्य के प्रकाश को इनपुट के रूप में प्राप्त करेगी और उसे आउटपुट के रूप में ध्वनि तरंगों में परिवर्तन करके बाहर भेजेगी, जिसे ईयरफोन के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से इस डिवाइस के जरिए दृष्टिबाधित सूर्य ग्रहण को अनुभव कर सकते हैं, उसकी स्थिति के विषय में जान सकते हैं। इस तरह से ये डिवाइस काम करेगी। तेजी से प्रकाश की जो तरंगें हैं उन्हें म्यूजिक सिस्टम में ये प्रसारित करेगी। दूसरी खबर राजस्थान से है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर और इसी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है राजाखेड़ा। इसी ब्लॉक में स्थित न्यू आदर्श दयानंद सरस्वती पब्लिक स्कूल में 8वीं का परीक्षा केंद्र था। 28 मार्च से 4 अप्रैल 2024 को 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम आयोजित हुए थे और संबंधित विद्यालय में एक दृष्टिबाधित छात्र, जिसका नाम खबरों में अनुराग बताया गया, उसका भी सेंटर था और उसे अतिरिक्त समय जो परीक्षा में मिलता है 20 मिनट का, वो नहीं दिया गया। उसके बाद में छात्र के पिता ने कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत के बाद में कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लिया, शिक्षा अधिकारियों से बात की और छात्र को अतिरिक्त समय देने के लिए कहा। लेकिन छात्र के पिता मोहन प्रकाश का कहना है कि अतिरिक्त समय 28 से 1 तारीख तक छात्र को नहीं दिया गया और इसकी वजह से छात्र डिप्रेशन में चला गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। जब 1 तारीख को छात्र और उसके पिता केंद्र अधीक्षक से मिले तो उनके साथ भी अभद्रता की गई, इस तरह का आरोप लगाया और विकलांग सूचक शब्द का इस्तेमाल छात्र के लिए किया गया। वहाँ के स्टाफ द्वारा कहा गया कि आप ब्लाइंड है तो क्या करें, आपके लिए अतिरिक्त समय तक हम थोड़े ना यहाँ बैठे रहेंगे, इस तरह की बात की गई थी। ये छात्र के पिता का आरोप है और इन सभी आरोपों को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, छात्र को अतिरिक्त समय भी बाद में दे दिया गया था। नियम अनुसार 75% दृष्टिबाधित को अतिरिक्त समय दिया जाता है। बोर्ड की तरफ से ये रूल्स CBO की तरफ के द्वारा बताए गए। वहीं छात्र के पिता ने कहा है कि छात्र के प्रमाण पत्र में ब्लाइंडनेस की स्थिति प्रतिशत 60 है और उसके प्रवेश कार्ड में भी ये अंकित है। छात्र के पिता ने SDM और धौलपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा तीसरी जो खबर है वो खेल से संबंधित है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 2024 के लिए और इसमें 4 ब्लाइंड फुटबॉल पुरुष टीम और 2 महिला फुटबॉल टीम हिस्सा ले रही हैं। कुछ प्रतियोगिताएं टीमों के बीच में हो चुकी है, कुछ अभी जारी हैं। इस प्रतियोगिता की मेज़बानी मिजोरम राज्य कर रहा है और राजीव गांधी स्टेडियम में, जो कि आइजोल में स्थित है, मिजोरम की कैपिटल में, वहाँ पर सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की महिला और पुरुष टीम फुटबॉल टीम हिस्सा ले रही हैं। फुटबॉल महासंघ यानी
इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 2016 में हुई थी। खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और स्थापना के कुछ समय बाद मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें इसकी स्थिति अच्छी नहीं बताई गई थी उस समय, और बंद होने की कगार पर था, ऐसी खबरें थी। लेकिन बाद में इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन की तरफ से और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसको मान्यता मिल गई, उनका भी सपोर्ट है। और मिजोरम स्पोर्ट एसोसिएशन इसकी मेज़बानी वर्तमान में कर रहा है। चौथी खबर खेल जगत से ही है। भारत ने पैरा जूडो प्रतियोगिता के फाइनल में एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल पर अंतालिया तुर्की में आयोजित हुई थी। और आईबीए का भी जिक्र है तो आईबीए का भी इसमें योगदान है। ब्राज़ील के खिलाड़ी डे ओलिवेरा को भारत के खिलाड़ी कपिल कुमार ने पराजित करते हुए ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पैरा जूडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया और अन्य सदस्यों ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है और अपनी खुशी भी व्यक्त की है। कपिल परमार ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कोरिया, वियतनाम और यमन के खिलाड़ियों को पराजित करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है और फाइनल मुकाबले में ब्राज़ील के डे ओलिवेरा को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारत की खिलाड़ी कोकिला ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए स्विट्जरलैंड के जूडो खिलाड़ी को पराजित किया, लेकिन दुर्भाग्य से सैनिक फाइनल में वो चीन के खिलाड़ी से पराजित हुई और उसका 5वां स्थान रहा। इस तरह से 2024 के क्वालिफायर के लिए कपिल परमार का रैंकिंग में पहला स्थान है। वहीं भारतीय कोकिला का इस प्रतियोगिता के लिए 7वां स्थान है। और अगली जो खबर है वो एक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल से संबंधित है, जो कि ब्लाइंड हो गए थे। द्वारकेश जो कि सेना के जवान थे और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। 2016 में, शायद 2016 है, 2016 में वो एक सड़क दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे और आरंभ में उन्हें भी वही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो हर ब्लाइंड को करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और वो खेल से जुड़े और उन्होंने तैराकी के लिए अथक परिश्रम किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। 9 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्विमिंग चैंपियन प्रतियोगिता में उन्होंने भी मेडल प्राप्त किए। इस प्रतियोगिता में 50 मीटर 51 सेकंड में उन्होंने गोल्ड मेडल
प्राप्त किया है। और वहीं अगली जो दूसरी प्रतियोगिता थी, ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में उन्होंने 100 मीटर 1 मिनट में पूरा करते हुए एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, रजत मेडल प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त उनकी ब्लाइंडनेस को लेकर आगे भी खबर थी, लेकिन एक और जो खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में इतिहास है, एक दिव्यांग जिनकी उम्र 35 साल है और नाम है उदय कुमार, उन्होंने एक इतिहास बनाया है। उदय कुमार 90% से अधिक उन्हें डिसेबिलिटी है और हाल ही में उन्होंने माउंट रेनॉक शिखर को फतेह किया है। और ये इतिहास उन्होंने ब्राज़ील की हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के माध्यम से, उसकी मदद से फतेह किया है। और उदय कुमार ने इस इतिहास की वजह और इस उपलब्धि का जो श्रेय है वो HMI, जो कि संस्था का पूरा नाम है, उसको, और टीम कैप्टन जय किशोर को दिया है। और इस पर लोगों ने उन्हें बधाई भी दी है इस उपलब्धि के लिए और इसे जो इतिहास उन्होंने रचा है। इससे पहले कोई भी दिव्यांग खिलाड़ी इतने ऊंचे शिखर पर इतनी अधिक डिसेबिलिटी के साथ नहीं चढ़ पाया, लेकिन उदय कुमार ने हाल ही में ये इतिहास बनाया है। माउंट रेनॉक पर्वत शिखर को उन्होंने फतेह किया है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की मदद से ये कारनामा उन्होंने किया है। जय किशन और संबंधित संस्था को उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय भी दिया है। इसके अलावा चुनाव को लेकर भी कई खबरें प्रकाशित हुई हैं, विशेष रूप से हरियाणा से काफ़ी अलग अलग ज़िलों से खबरें आई हैं। और वो सारी खबरें एक्सेसिबिलिटी को लेकर है कि चुनाव की जो पर्ची है वो ब्रेल में होंगी, रैम वगैरह तैयार किए जाएंगे, दिव्यांगों को भी जो है चुनाव बूथ पर लगाया जाएगा। और इसके लिए एक खबर और थी कि इस बार दिव्यांग भी जो है अपना मतदान को बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और ये बात सही है कि कुछ वर्षों में, यानी कुछ चुनावों में दिव्यांगों का जो मतदान है वो उसमें वृद्धि हुई है, वो बढ़ा है पहले की तुलना में। गवर्नमेंट जो राजनीतिक दल थे वो अभी तक ये मानते रहे कि दिव्यांगों का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब वो सामने आने लगा है, दिव्यांग भी आगे आ रहे हैं। और मतदान पर मैं अलग से बात करूंगा, उसमें कई खबरें और भी थी, इस पर अलग से चर्चा करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही।